जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फाइन, ठीक ठाक, खैरियत से, फर्स्ट क्लास। वालेकुम सलाम खदीजा, मरियम, शहजाद। एक मिनट बस। जी सना, वालेकुम सलाम बच्चों। और कौन कौन है? जेनिफर आई थी सबसे पहले, गुलाला, वालेकुम सलाम जेनिफर, वालेकुम सलाम जेनिफर। आलिया, नुदरत हैं, ठीक है। 21 बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर, 21 स्टूडेंट्स हैं। ओके, गुड हो गया। सो आज अरफा, वालेकुम सलाम। जी मैं फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। हाँ जी, आज थोड़ा सा लेट हो गया। आज 2 घंटे की क्लास है बच्चों, रेडी होके बैठना। ये लेक्चर भी मेरा है, इससे अगला लेक्चर भी मेरा है, ठीक है। तो आज फिर दू बदू होना है, इसलिए आराम आराम से पढ़ें, सुकून से पढ़ें और बिल्कुल बिल्कुल ठीक तरीके से। आवाज आ रही है बच्चों? नो वॉइस? आओ कम है ना, आ रही है आवाज? हाँ जी, रिफ्रेश करो। रिफ्रेश कर लो बच्चों, ठीक है। आ जाएगी आ जाएगी। नुदरत, अच्छे वाला नेट लगाओ। 4G। अब तो 5G आने वाला है जी। अब तो 5G आने वाला है। क्लियर है आवाज? अच्छा जी, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट इनफ। आ रही है आवाज? ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट है और दोनों चीजों के लिए आप उस टॉपिक से कंसल्ट कर सकते हैं। एक तो ये कि आपको बायोस्टैट के क्वेश्चन में, अगर वो बायोस्टैट के पेपर में अगर उसका क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा, आपको रिसर्च में भी उसकी कुछ हेल्प मिल सकती है, ठीक है। द टॉपिक इज, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं टॉपिक भी। टॉपिक इज काई स्क्वायर एंड पावर ऑफ स्टडी, ठीक है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, आवाज कट रही है? 1 मिनट ठहर जाओ, 1 मिनट ठहर जाओ। मैं फिर इसको लैपटॉप को भी 4G पे जोड़ लेता हूँ, फिर ये आवाज शायद नहीं कटेगी। जी अब ठीक है? अब तो आवाज नहीं कट सकती है ना? ठीक है। ओके, आवाज क्लियर है, बाकी सबको भी क्लियर होगी, ठीक है। बात ये है कि सबसे पहले, ये तो मैं आज का जो टॉपिक है हमारा, काई स्क्वायर टेस्ट एंड पावर ऑफ स्टडी, ये वाला टॉपिक एक लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ये समझ लें कि आपको इस टॉपिक में रहते हुए दो तीन चीजों का पस मंजर जानना जरूरी है, जिसमें हम जी स्कोर टेस्ट भी
मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिकॉल उसको माइंड में कीजिएगा। जी का जो टेस्ट है, जी स्कोर टेस्ट, वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है जी गजाला, वेलकम। ठीक है, तो वो भी आपके माइंड में थोड़ा सा होना चाहिए कि टेबल को किस तरह से रीड किया जाता है। बुक्स अगर आपके पास मौजूद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मौजूद तो ये एक बुरी बात है आज, क्योंकि हमें काई स्क्वायर का टेबल देखना होगा इसके अंदर। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोग सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि आपको प्रीवियस टॉपिक में, जो कि हमारा क्या था, प्रीवियस टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। कोरिलेशन कोएफिशिएंट था एक टॉपिक, दूसरा फिर उसका ग्राफ था, रिग्रेशन लाइन थी, ग्राफ बनाया था हमने उसका। देन आफ्टरवर्ड हमें एक और टॉपिक मैंने करवाया था, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। ठीक है, सो रैंक ऑर्डर कोरिलेशन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं यहाँ पे बोर्ड ऑन करने लगा हूँ, टॉपिक्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, किसी को कोई मसला हो मुझसे पूछ लें। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसके बाद खदीजा, ये सिर्फ आपने नहीं किया या किसी ने और ने भी नहीं किया? कोरिलेशन का ग्राफ, ये टॉपिक था। उसके बाद हाँ जी, वीडियो आ रही है, आ रही है वीडियो। अदीला आपको नहीं आ रही? अच्छा, क्लास नहीं ली थी, ठीक है। सोनिया, आपने भी क्लास नहीं ली होगी। ग्राफ नहीं आता। आलिया चौधरी को तीनों टॉपिक क्लियर है। चलिए जी, मेरी बात सुने, यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं एक एक मरतबा वोट कर दें। ठीक है, वोटिंग ये होगी कि आप मुझे ये बताएं कि ग्राफ आता है, हाँ, ग्राफ आता है या नहीं आता, सिर्फ ये लिखना है, आता है नहीं आता, ग्राफ की बात कर रहा हूं। चले जरा स्टार्ट करें, मैं काउंट कर लेता हूं, जो नंबर ज्यादा होंगे मैं वो काम करूंगा, मैं फिर अगला टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। ग्राफ आता है, दो आते हैं, ठीक है। चलो चलो, यहाँ पर डबल डबल कोई ना करे, आता है जी। 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 7-2, 8-2। चलो, आता है, जीत रहा है भाई। 9, 8-3। डबल वोटिंग कोई ना करे यहाँ पे। 26 लोग बैठे हैं, 8 लोगों ने वोट किया है सिर्फ, 8-3-11 ने किया है। बताइए बताइए बाकी, ग्राफ की बात कर रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब है कि बहुत ही कम रेशियो है जिनको नहीं आता। तो भाई जिनके नहीं आता वो फिर बाद में मुझसे पढ़ लें इसको, क्योंकि ओए, एक और आ गई। 8-4, 9-4 है, 8-4, 8-5, 8-6। मैं ये कह रहा हूं, ग्राफ आप लोगों को, ये जो मैंने कोरिलेशन का ग्राफ करवाया था, क्या आप लोगों को वो समझ आ गया है?
उस पर वोटिंग हो रही है। आप बताइए आता है या नहीं आता? ग्राफ नहीं आता वो, ये तो 8-8 बराबर हो गए यार। अदीला सफदर, योर वोट विल बी वाइटल। यस क्या? खदीजा अब्दुल्ला, यस क्या? बहुत इजी है ग्राफ, बिल्कुल वाकई में बहुत इजी है। आपको अगर कोई टॉपिक आता हो तो आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, आपको इजी ही लगता है, इसलिए इसके ऊपर मैं कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता। जिनको आता है उनके लिए इजी है, जिनको नहीं आता उनके लिए, या जिनको पढ़ा नहीं है जिन्होंने, उनके लिए आसान नहीं है। एक काम करते हैं, इस लेक्चर के 2 फेजेस रख लेते हैं, ठीक है? पहले वाले फेज में मैं आपको नया टॉपिक पढ़ा देता हूं। डन? ठीक है। फिर जिसने रिपीट करना होगा पिछला पुराना लेक्चर, मैं उसको फेज 2 में, क्योंकि ये 7 बजे तक क्लास है, आपको जो टॉपिक नहीं समझ आ रहे होंगे या ग्राफ नहीं आ रहा होगा, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन नहीं समझ आया होगा, मैं आपको सेकंड फेज में, यानी कि ठीक है, सेकंड फेज में मैं आपको समझा दूंगा। ओके, वो वेट कर लें ताकि बाकी बच्चे जो है वो डिस्टर्ब ना हो, हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लें अपना। हाँ जी, डन। देखो जरा कितना अच्छा फैसला किया मैंने ना। अच्छा, अगर आपके पास बुक्स मौजूद हैं तो जरा बुक्स खोल लें, पेज नंबर निकाल लीजिए 146। जिनके पास बुक्स मौजूद हैं वो बुक्स ओपन कर लें एंड ओपन योर पेज नंबर 146। ठीक है, खैर यहाँ पे इतनी अच्छी इसकी डेफिनेशन मौजूद नहीं है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन देता हूं। चलो जी, डेफिनेशन लिख लो बच्चों। ये मैं क्लियर कर रहा हूं। हाई स्क्वायर टेस्ट is a statistical procedure used by researchers to examine the differences between the different variables among same sample। ये देखो इसकी डेफिनेशन, chi square test is a statistical procedure
हाँ जी, chi-square test is a statistical procedure used by researchers to examine the differences between the different variables among same sample. If you are examining the different variables among the same sample size or same sample group, you are doing the chi-square test. इसको आसान अल्फाज में समझ लो, ठीक है? आवाज और तस्वीर आ रही है ना? आसान अल्फाज में समझ लो। जब एक वेरिएबल को हम बेस बनाते हैं, एक वेरिएबल को बेस बना लेते हैं, यानी वो इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट होता है। एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट, मैं एग्जांपल देता हूं, फिर आपको समझ आ जाती है बात की। ये टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा समझ के इसको मुश्किल ना कर लेना, बस थोड़ा सा हटके है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारी सारी रिसर्चर्स, सारे रिसर्चर्स जो हैं और सारी रिसर्चर्स जो है वो इसी के ऊपर बेस, हम रिसर्चेस भी इसके ऊपर बेस करती हैं, क्योंकि हमने अपने स्टडी की पावर बनानी होती है। इसी टेस्ट के ऊपर हमें पता चल जाता है आइदर हम स्टडी करें या ना करें। ठीक है जी। तो एक सैंपल हमने रख लिया जी, एक चीज है वो बेस है और दूसरी है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, जैसे जैसे कि एग्जांपल ली, हमने कहा कि एक आपकी क्लास है, ठीक है, पोस्ट आरएन, उनको भी बायोस्टैट पढ़ाई जा रही है। एक पोस्ट बेसिक है, उनको भी बायोस्टैट पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो टीचर दोनों के एक है, इरफान हैदर साहब। अब मैं क्या हो गया, मैं हो गया इंडिपेंडेंट सैंपल। ठीक है, मैं हो गया इंडिपेंडेंट सैंपल, और क्लास का जो जनरल रिजल्ट हमने परसेंट निकाली कि उस क्लास का रिजल्ट क्या रहा, कितने परसेंट पास रहे, कितने परसेंट पास नहीं रहे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। ठीक है, कितने परसेंट ऐसे रहे जिनके 80% से ऊपर मार्क्स है, कितने परसेंट जिनके 80% से नीचे मार्क्स है, ऐसे कह लें। ठीक है, पास फेल नहीं कहता मैं, तो मेरा इंशाल्लाह कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा आप में से, किसी में से भी नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, और आपको क्या करना है, हम बारी बारी इन दोनों का आपस में काई स्क्वायर देखेंगे कि क्या यहां पोस्ट आरएन के साथ सर ने ज्यादा अच्छा पढ़ा लिया या पोस्ट बेसिक के साथ सर ने ज्यादा अच्छा पढ़ा लिया। इस दोनों के ऊपर रिसर्च करने के लिए हमें सर इरफान हैदर का कंपैरिजन या काई स्क्वायर टेस्ट एक बार उसके साथ करना पड़ेगा, ठीक है, पोस्ट आरएन के साथ, और एक बार उसका करना पड़ेगा, नहीं मेरे सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं है नुदरत, यू लाइड, मेरे सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं है। ठीक है, और एक बार हम उसका कंपैरिजन करेंगे पोस्ट बेसिक डिप्लोमा के साथ। तो दोनों के काई स्क्वायर का टेस्ट जो है, अगर तो वो सेम आता है तो वहां क्वालिटी ऑफ टीचिंग एक ही रही, और अगर सेम नहीं आता तो हमारी क्वालिटी ऑफ टीचिंग में फर्क आ गया। इतनी सी बात आप समझ लें। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इस बुक में देखते हैं कोई एग्जांपल ही मौजूद है। चलिए एक और एग्जांपल, मैंने कहा कि जो लोग सीएसएस ऑफिसर्स बन जाते हैं, जो लोग सीएसएस ऑफिसर्स बन जाते हैं, क्या वो मैरिड लोग ज्यादातर बनते हैं या अनमैरिड लोग ज्यादातर बनते हैं? ठीक है ना, ये सीएसएस से मुतालिक मैंने आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी करनी है, थोड़ा सा मोटिवेट करना है आप लोगों को। ठीक है बच्चे, ओवरऑल की बात नहीं करो बच्चे, ओवरऑल नहीं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सब्जेक्ट, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ओवरऑल में तो बायोस्टैट ने आपको बाकी सहारा ही दिया होगा, कई बच्चों को रिसर्च में से सहारा मिला है बायोस्टैट में। ठीक है, बायोस्टैट का सहारा मिलके रिसर्च में पास हुए हैं वो बच्चे, मैंने देखा रिजल्ट, वो बनाया है मैंने बल्कि। तो आप ऐसे सोच लें। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि सीएसएस ऑफिसर्स जो हैं वो ज्यादातर किस वाले सब्जेक्ट से हैं?
आइदर वो नहीं, हम कह रहे थे कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, एक फैक्टर, यानी उनका मैरिटल स्टेटस जो है वो क्या, मैरिड या अनमैरिड, इज इट द फैक्टर आपका सुपीरियर सर्विसेज की तरफ आने का फैक्टर बनता है, या उसमें कामयाबी का फैक्टर है। सजी वो आप हैं जिन्होंने गलत रिजल्ट निकाला। कौन सा गलत निकाल दिया मैंने, गलत रिजल्ट कौन सा? नहीं नहीं, मैंने मुझे जस्ट नंबर मिले थे, मैंने परसेंटेजेस कैलकुलेट किए हैं बस, और अपने मार्क्स एंटर किए हैं भाई, बाकी नहीं मुझे पता, मैं तो देखा भी नहीं। हाँ, ऐसे करके बनाया था, मैं कहा कर लो। हीरा ढूंढने की क्या जरूरत है? 50 में से मार्क्स है, 60 में से दे के फेल किया, किस सब्जेक्ट में? हीरा किस सब्जेक्ट की बात कर रही हैं आप? बताएं हीरा, किस सब्जेक्ट की बात कर रही हैं? 60 में से किसने मार्क्स दे दिए? मेरा तो नहीं था। 1 मिनट ठहर जाए आप। मेरे सामने कंप्यूटर, मेरे सामने रिजल्ट है। किसकी बात कर रही हैं आप? हीरा को ही देखते हैं। हम्म, हाँ जी हाँ जी, देख रहा हूँ। लो जी, हीरा का नाम ही नहीं है। हीरा जुल्फिकार अभी। सही तो है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि टोटल पेपर ही 50 मार्क्स का था? हम्म, ये फैक्टर हो सकता है। रिसर्च, मैं समझ गया। ठीक है, चल कोई नहीं, फेल तो कोई नहीं है। वो एक है, 1 फेल, एक फेल, खैर है, इतना एक आधा होना चाहिए। चलो जी, ठीक है। तो काई स्क्वायर की बात हम कर रहे थे कि काई स्क्वायर टेस्ट में आपको एक वेरिएबल का कंपैरिजन दूसरे वेरिएबल के साथ करना पड़ता है, और उसी बेस पे आप अपनी रिसर्च की जो स्टडी है उसकी पावर डिफाइन करते हैं, यानी उसकी पावर डिफाइन करते हैं कि भाई हमारी रिसर्च का जो इस वक्त लेवल है, या हमारी रिसर्च इस वक्त कितनी की स्ट्रांग है। क्योंकि आपको पता है आपकी रिसर्चेस जो है वो किसी ना किसी मैगजीन के अंदर पब्लिश होने के लिए जाती हैं। इंशाल्लाह आप लोग आगे चलोगे, एमएसएन करोगे, आगे आप दूसरी चीजें करोगे, पीएचडी की तरफ जाओगे, डॉक्टरेट की तरफ जाओगे, तो आपको रिसर्च पेपर्स लिखना होंगे वहां। दिस थिंग इज इन द एसेंशियल्स। आपको पार्ट 2 में भी रिसर्च के पेपर जो है वो लिखना पड़ेगा, 2 पेपर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तब आपको बड़ी बड़ी जरूरत पेश आने वाली है मेरी उसमें, रिसर्च में और उसके एनालिसिस में। सो तो हम वहां पर अपनी स्टडी की पावर देख के फिर उसी किस्म के आपके मैगजीन में वो रिसर्च पब्लिश हो जाती है। आपकी रिसर्च का जो लेवल होता है, आपकी रिसर्च का जो पावर होता है, वो जितना अच्छा रहेगा वो उतने ही अच्छे रिसर्च पेपर के अंदर, रिसर्च मैगजीन के अंदर वो पब्लिश हो जाती है।
ठीक है, तो ये है आपका काई स्क्वायर का थोड़ा सा फायदा। काई स्क्वायर का एक मैं यहाँ पे ना आपके लिए बना के रखा हुआ था, मैं अभी शेयर नहीं किया आपको, एक मिनट रुक जाए। एक टेबल मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर हमारे पास काई स्क्वायर में फॉर्मूला आप देख लें, आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा, इस बुक में भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, 12 से यहाँ पे लिख रहा हूं। काई स्क्वायर का सिंबल देख लें, ये टेढ़ी सी लाइन, इधर सीधी लाइन, काई स्क्वायर, इसको बोलते हैं काई स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा, सेंटर में सिग्मा है, इसका मतलब कि ये दोनों चीजों को सॉल्व करने के बाद, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सॉल्व करने के बाद ये आगे चलेगा। ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, का स्क्वायर ओवर, ये सिग्मा नहीं है, इट्स ई, ओवर एक्सपेक्टेड, दोबारा लिखता हूं, ये है काई स्क्वायर का फॉर्मूला। काई स्क्वायर मालूम करने के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब यहां पर ये क्या क्या चीजें हैं, मैं इनकी डिटेल्स यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। हर फॉर्मूला की कोई ना कोई डिटेल्स होती हैं। काई स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा, आप ऑलरेडी, अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो नंबर आपके लगे हुए हैं ना, जो आप जिनकी बात कर रहे हो, जिनके आप मतलब वो आपको 50 में से मिले हुए हैं, ठीक है। 60 में से अगर वो नंबर लिए जाते तो वो उसको फॉर्मूला अप्लाई करके वो नंबर बढ़ाए जाने थे, ठीक है। शायद वो टाइट मार्किंग, और आपको जरा टाइट मार्किंग के आदी बनाने के लिए आपको वो आपकी टीचर ने इस तरह किया होगा, तो ये वजह होगी, ठीक है। तो क्या आप लोग जरा डर जाएं, सीधे हो जाओ। जी, ओ का मतलब है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। और ई का मतलब है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, बस दो ही चीजें इसमें। देखो जरा, सारों को रिजल्ट की पड़ी हुई। चलो बच्चों, पास होना बस, ठीक है, नंबर कम होंगे, खैर है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आपके सेंडअप्स होंगे वहां पे फिर देखा जाएगा, ठीक है। लीजिए, ओ फॉर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, एक मिनट,
ठीक है। नहीं नुदरत, कोई नहीं फेल, आप पास है। नुदरत फेल तो नहीं है, आप पास है। अच्छा जी, ये अब ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। नहीं, आपने शेर गलत बोला है। अब अब उर्दू वालों के सामने आप ऐसे शेर ना ना बोलो। शेर तो ये दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, दिल की तसल्ली को नहीं। ये हीरा कहाँ से सीख के आई हो आज? ओके सर, टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। खुद ही टॉपिक शुरू करती है, बाद में के भागी भागी आती है, टॉपिक पे आते हैं। चले, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड, आपके जहन में क्या चीज आती है? एक तो आपको जो रिसर्च में फ्रीक्वेंसी बता दी जाएगी, हाँ बात एक ही है। आपको आप में एक फ्रीक्वेंसी आपको बता दी जाएगी, ठीक है, उसे हम कहेंगे ऑब्जर्व्ड। जैसे मैं कहूं कि हॉस्पिटल में मेल और फीमेल पेशेंट्स के आने की तादाद, ठीक है, आपने जो डेली ओपीडी देखी, वहां पे आप साइड पे बैठ गए, ओपीडी में जो पेशेंट आ रहे थे, आपने उनका डेटा नोट करना शुरू कर दिया, भाई मेल इतने आ गए, फीमेल इतने आ गए, बच्चे इतने आ गए, ठीक है, उन्हें भी मेल फीमेल में काउंट कर लो। तो आपको पता चल जाएगा कि मेल जो है वो अगर डेली की 500 की ओपीडी हो रही है, तो उनमें से 300 फीमेल है और 200 मेल है। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी? हाँ जी, हाँ जी, स्टडी का मूड है। ये मूड स्विंग्स, इसे मूड नहीं कहते, इसे कहते हैं मूड स्विंग्स। देखना, खुद ही बात शुरू करती है और फिर खुद ही टप टपैया करके उधर आ जाती है। जी, मैं बिल्कुल आराम आराम से इसको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जो आपने फ्रीक्वेंसी आपकी रिसर्च में आपने जो डेली बैठ के ओपीडी में कर लिया, जो हकीकत पे मबनी चीज है, वो आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और जिस चीज पे आप रिसर्च करना चाह रहे हो, जिस चीज पे आप रिसर्च करना चाह रहे हो, वो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, कि हम ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भी मेल और फीमेल की तादाद बराबर हो जाए, ठीक है, मेल और फीमेल की तादाद बराबर हो जाए, उसे हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का भी फॉर्मूला मौजूद है। एक टेबल अपने सामने रखते हैं, एक टेबल अपने सामने रखते हैं, और फिर उसके ऊपर बैठ के उसी उसी टेबल के अकॉर्डिंगली हम सारा का सारा काम करते हैं, ठीक है। ये अगर आपने लिखना है तो लिख लें, वगरना मैं इसको करने लगा हूं डिलीट। ओके, बिल्कुल अदीला, जो हम अज्यूम कर रहे होते हैं वही। ओके, ये गया। अच्छा, एक टेबल यहां पे मैं अब यहां पर बनाने लगा हूं। एक मैंने बना के रखा हुआ था आपके लिए। पता नहीं किधर चला गया। एक मिनट, मैं निकाल लूं बच्चों, मैं आपको फिर देता हूँ।
हाँ जी बच्चों, आ गया। अच्छा जी, टेबल में हम मैं ऊपर जो हेडिंग्स लिख रहा हूँ वो भी आप लोग भी लिख लें। टेबल में आप लोग बना लें 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स बना लें। ठीक है, आपको चाहिए 6 कॉलम। अच्छा हिना, आपने ये जो सवाल किया है ना, इसी सवाल के बाद मैं आप ही को ढूंढ रहा था। नहीं, सवाल से पहले मैं आपको ढूंढ रहा था, क्योंकि मैंने वहां पे रिजल्ट देखा था। ठीक है, तो मैं कह रहा था ये कौन बच्ची है। तो हिना, आपके इस सवाल ने बता दिया है कि वो आप ही हैं। सारी बुक नहीं करनी है हमने, सारी बुक कहाँ की है। चलो जी, कॉलम्स बना लें। बताऊंगा। हाँ जी, आया, आता रहता है। चलो बच्चों, क्वालिफिकेशन। या जी, एक तो ये हो गया। इसके नीचे हम लिख लेते हैं नेवर मैरिड। नेक्स्ट लिंक मैं कहा 6 बजे वाला करना पड़ेगा ना। अच्छा जी, ठीक है, कर लीजिएगा हीरा, इसके बाद एक सवाल कर लीजिएगा। कैसे बनाऊं। हाय, क्या पूछ रही हो। देखें जी, अगर ये बंद हो जाता मुझे बता देना, फिर मैं 6 बजे वाला कर लूंगा, ठीक है। हाँ जी, ब्रेक दे देंगे। ठीक है जी, यही चलने दे फिर, ठीक है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडोड, टोटल। क्या हो गया इसको, अड़ गया। मिडिल स्कूल, सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा है। हाई स्कूल, बैचलर,
मास्टर्स, जी जी बिल्कुल लिखते जाएं। सिक्स 21 3 3 टोटल। लीजिए जनाब, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम। चलो टोटल का निकाल लो, टोटल का एक और बना लो आगे। अच्छा जी, जब ये आप लोग बना लें टेबल तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ कि इसके साथ करना क्या है। हाँ जी, सबने बना लिया। चलो अब इनके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, इनके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों वाले टोटल भी कर लीजिए। मिडिल स्कूल का टोटल नीचे आ जाएगा सारा, हाई स्कूल का टोटल भी उसके नीचे आ जाएगा टोटल, इस तरह बैचलर्स का, मास्टर्स का, एंड पीएचडी, ये सारे टोटल्स जो है आप नीचे नीचे की तरफ भी करें और सामने वाले भी करने हैं। नेवर मैरिड का टोटल भी आपने सामने करना है, मैरिड का टोटल भी बिल्कुल सामने करना है। शाबाश, ये करें और मुझे बताएं, मैं भी करता हूं ताकि गलत ना हो जाए। ये टोटल करके आप जल्दी से मुझे बता दें। हाँ जी, मिडिल का 39 आ गया, ठीक है मैं लिखता जाता हूँ साथ साथ। हाई स्कूल का ही बता दो। 90, ठीक है, और 84, ठीक है, 54 एंड 33। नहीं नहीं, ये मैरिड और अनमैरिड वाला नहीं है, ये क्वालिफिकेशंस करती हैं आपकी, मैरिटल स्टेटस को इफेक्ट करती हैं या नहीं, या आपका मैरिटल स्टेटस जो है आपकी क्वालिफिकेशंस को इफेक्ट करता है या नहीं करता, इस रिसर्च में हम ये मालूम कर रहे हैं।
आपका मैरिटल स्टेटस, आपकी स्टडीज को किस कदर इफेक्ट करता है, इस रिसर्च में हम इस चीज का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से वर्टिकल ये वाले भी कर लो। नेवर मैरिड कितना आता है जी? हाँ जी, इनके भी टोटल लिखवा दें। 90, 150, 30, 30। और ये टोटल केसेस कितने बनते हैं? हमने कितने लोगों का डेटा जमा किया? 150 और 90 टू 40, 60, 300। टू 98 वो कैसे? 300 आता है बच्चे। जी जी नुदरत, मैं सुन रहा हूं। हाँ बोले। 300 आता है ड्राम में हो। हाय, मैंने जरा फैन ऑन किया। ठीक है, इसका टोटल जो है वो 300 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 300 लोगों को इंटरव्यू किया, हमने 300 लोगों का डेटा कलेक्ट किया, उनमें से जो नेवर मैरिड, जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनकी तालीम मिडिल तक थी, वो 18 थे। 36 लोग हाई स्कूल तक पढ़े हुए थे जो नेवर मैरिड थे। 21 लोग बैचलर्स नेवर मैरिड। मास्टर्स 9 लोग थे, शादी नहीं की थी। पीएचडी 6 लोग थे, शादी नहीं की थी। ठीक है, इस तरह से ये डेटा पढ़ेंगे तो टोटल नेवर नेवर मैरिड कितने हो गए जी? 90।
वाह जी वाह। इसका मतलब शादीशुदा लोगों का पढ़ाई का रेट ज्यादा है, हैं? 12 लोग ऐसे थे जो कि मिडिल स्कूल तक पहुंचे और उन्होंने शादी कर रखी थी। ठीक है। 36 लोग हाई स्कूल तक पहुंचे और वो मैरिड थे। इसी तरह से कुल 150 लोग जो थे, जी नुसरत, जी जी। अच्छा, मैं समझाता हूँ दोबारा। हाँ जी, हम कैसे कहेंगे कि वो ये आपको डेटा इससे कहते हैं डेटा कलेक्शन। आप लोगों ने डेटा कलेक्शन फॉर्म के बारे में तो पढ़ा होगा, ठीक है ना? आप लोगों ने डेटा कलेक्शन फॉर्म के बारे में पढ़ा होगा। सपोज, अच्छा मैं बताता हूँ। हमने एक रिसर्च करनी थी, ठीक है? हमने एक रिसर्च करनी थी कि क्या आपका एजुकेशन लेवल जो है, आपका एजुकेशन लेवल जो है वो आपकी मैरिटल लाइफ या मैरिटल स्टेटस के ऊपर इफेक्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है। आपका एजुकेशन लेवल और मैरिटल स्टेटस का आपस में रिलेशन है, कोरिलेशन है, या आपका मैरिटल स्टेटस किस कदर इफेक्ट करता है आपकी क्वालिफिकेशंस पर। ये हमारा रिसर्च है, ठीक है। हमारी रिसर्च का टॉपिक ये है। जब आप कहीं पे जॉब के लिए फॉर्म जमा करवाते हैं, ठीक है, जब आप कहीं जॉब के लिए फॉर्म जमा करवाते हैं, जाहिर बात है आपने किसी एक डिपार्टमेंट में फॉर्म कलेक्ट करने होंगे, ठीक है। जब लोगों की एप्लीकेशंस आई, वहां पे एक फॉर्म के ऊपर खाना बना होता है, ठीक है। वहां पे एक फॉर्म फिलिंग के लिए बना होता है ना, वहां पे मैरिटल स्टेटस, अब बताएं मैरिड है कि अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड है कि विडोड है, वो सारा कुछ वहां पे बताया जाता है। ठीक हो गया। आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तब भी आप ये चीजें बताते हैं, तो ये डेटा वहां से भी निकल सकता है, या आप पर्सनल रिसर्च करके भी ये डेटा कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप ओपीडी में बैठ जाए, डेली जो पेशेंट्स आ रहे हो, आप उनका डेटा ही मालूम कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं एट द टाइम, उस वक्त उनकी उम्र क्या है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है। अब बात समझ आई कि ये डेटा कलेक्ट किया गया है और ये आपका क्वेश्चन है। इट्स नॉट कि हमने इसमें से कोई चीज अभी एंटर की है, ये जस्ट आपको इस तरह का क्वेश्चन मिला है। ठीक है। अब बताएं, अब समझ आई कि नहीं, मैं और इसको इलेबोरेट करूं? अगर समझ नहीं आई तो मैं इसको मजीद फिर इसको बताऊं आपको। आपने डेटा कलेक्ट किया, आपके पास एक पेशेंट आया, आपने उससे पूछा, हाँ जी बताओ जी आपकी एज, उसने बताया जी मेरी एज 39। ठीक है। मैरिड है अनमैरिड है? हाँ बता रहा हूँ, जी जी बता रहा हूँ। जी नुदरत पूछिए। हाँ जी, मास्टर्स के 9 लोग। हाँ जी, आप ये भी कह सकते हैं कि मैरिड जो है वो 150 लोग थे। लेकिन हमें हमें डिग्री वाइज इसको कंपेयर करना है ना, हमें डिग्री वाइज इसको कंपेयर करना है कि कितने लोग मैरिड थे और वो किस डिग्री तक पहुंचे। ठीक है। देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आप ओपीडी में बैठे, ठीक है, या चलो ओपीडी में ना बैठे, आप एक कंपनी के मालिक हो, मैनेजर हो, आपने कहा जी यहाँ पर
मैनेजर की पोस्ट के लिए या डिफरेंट पोस्ट के लिए जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है, एक नया ऑफिस खुला, वहां पे जॉब्स अवेलेबल है, तो अपनी एप्लीकेशंस भिजवाइए। वहां पर 300 लोगों ने एप्लीकेशंस भिजवा दी। ठीक है, हम इसी डेटा की बात कर रहे हैं। सुन ले पहले सुन ले। ये अब उनकी पूरी सारी जिंदगी का नहीं है निचोड़ कि उन्होंने मिडिल कर लिया था, उस वक्त वो मैरिड थे, अनमैरिड थे, फिर उन्होंने आगे भी पढ़ना शुरू कर दिया और वो फिर मैरिड हो गए। ठीक है, लेकिन रिसर्च होती है ना, वो एट द स्पॉट होती है। अभी कोविड-19 की रिसर्च हो रही है ना, तो वो एट द स्पॉट हो रही है। 4 साल बाद की रिसर्च और होगी, 3 साल पहले की रिसर्च और होगी। ठीक है, तो रिसर्च जो की जाती है वो एट दैट पर्टिकुलर डेट एंड टाइम। हमें रिसर्च में लिखना पड़ता है कि हम इस डेट से लेके इस डेट तक ये रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ पर ये खामियां पाई गई हैं, या यहाँ पर ये चीजें इसकी खूबियां हैं। तो आपको ये सारी की सारी चीजें एक लिमिटेड टाइम में रहते हुए करनी। ठीक है, सुनो नुदरत, आप लोग क्वेश्चन बीच में लिखने शुरू कर देते हो ना तो फिर बात टूट जाती है। अब सुने, आपके पास 300 एप्लीकेशंस आ गई। ठीक है, आपने उस एप्लीकेशन में, उसके फॉर्म में जो लोगों ने जमा करवाया, या जो सीवीज आपके पास आए, जब आपने उसमें कंप्यूटर में एंटर करना शुरू किया, बता रहा हूं, आपने कंप्यूटर में एंटर करना शुरू किया, तो आपको पता, आप लिखते जा रहे हैं मोहम्मद असलम, नेवर मैरिड। ठीक है, और उसकी क्वालिफिकेशन बता दी, मिडल, टिक कर दिया। कासिम, मैरिड, ये डाइवोर्स्ड, विडोड, हर किसी के नाम के साथ आपने वो कर लिया। ठीक है, जब आपने 300 लोगों का डेटा एंटर कर लिया अपने कंप्यूटर में, जब उनको स्क्रूटनाइज किया आपने, ठीक है, जब उनको स्क्रूटनाइज किया, तो आपने देखा कि जो नेवर मैरिड, जिनकी शादी नहीं हुई हुई थी, उसमें से 18 लोग ऐसे थे, 18 लोग ऐसे थे जिनकी तालीम मिडल तक थी, नेवर मैरिड की। 36 लोग ऐसे थे, यानी कुल नेवर मैरिड, जिन्होंने नेवर मैरिड के कॉलम को टिक किया हुआ था, वो कुल लोग थे 90। जब आपके पास एप्लीकेशन आई, टोटल 90 लोग थे। मुझे लगता है आज ये फॉर्म समझाने में लग जाएगा। खैर कोई बात नहीं, ये सवाल आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इसको मैं बड़े टाइम लेके समझा रहा हूँ। अब समझ आई? जो एप्लीकेशन आपके पास आई थी, उसमें से 90 लोग ऐसे थे जो जिन्होंने नेवर मैरिड को टिक कर रखा था। अब बात समझ आ रही है? उस नेवर मैरिड में भी अगर हम उसको कैटेगराइज करें तो पता चलेगा कि नेवर मैरिड में से 18 जो थे वो मिडिल स्कूल तक क्वालिफाइड थे, 36 थे वो हाई स्कूल तक क्वालिफाइड, 21 थे बैचलर्स तक, 9 जो थे उन्होंने मास्टर्स कर रखा था और शादी नहीं हुई हुई थी, पीएचडी 6 थे और उनकी शादी नहीं हुई थी एट दैट स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर टाइम, जब आपने एप्लीकेशन रिसीव की। आपने अगला जो है रिपोर्ट खोल ली। अच्छा जी, मेरिट पे कितने लोगों ने टिक कर रखा था? 150 लोगों ने, जिसमें से 12 मैरिड थे। ठीक है, मैरिड लोग टोटल 150 थे, जिनमें से 12 मिडिल थे, 36 हाई स्कूल, बैचलर्स 45, मास्टर्स 36 और पीएचडी 21। जब आपने सारी एप्लीकेशंस रिसीव कर ली, ठीक है, सारी एप्लीकेशन रिसीव कर ली, देखिए ना, आप एज वाइज भी तो अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो आपके पास हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, आप एज वाइज डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि इस एज के कितने पेशेंट हमारे पास आए, इस एज के कितने पेशेंट आए। ठीक है ना, मेल कितने आए, फीमेल कितने आए, तो ये भी आप कर सकते हैं। डाइवोर्स्ड 6 थे, जिनकी क्वालिफिकेशन, टोटल कितने आए डाइवोर्स? 30। विडोड कितने आए? 30। ठीक है, अब कुछ समझ आ गई आपको? तो ये है। चलो अच्छी बात, समझ आ गई।
हाँ जी, अभी भी किसी को ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो डू आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। चलो ठीक है। अच्छा, नीचे स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप लोगों को एच नॉट एंड एच ए के बारे में क्या पता है? अगला मेरा क्वेश्चन है, आप लोगों को एच नॉट एंड एच ए के बारे में क्या पता है? एच नॉट, एच ए। ना करो अरफा राहत, ये मैं नहीं सुन सकता। अच्छा, और कोई जवाब? और किसी के पास कोई अच्छा जवाब है इसका? जी जी, हाइपोथेसिस का पूछ रहा हूं। अच्छा, यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, एच नॉट का मतलब ये हुआ, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द marital status and और अगला, there is a significant relation between the marital status and ये ले, ठीक है जी। एच नॉट आपको क्या बता रहा है कि यहां पर रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं है। हम कहते हैं यार क्वालिफिकेशन का क्या रिलेशन, आपके मैरिटल स्टेटस से क्वालिफिकेशन का क्या रिलेशन हो सकता है? ठीक है, एक रिसर्च है, तो हम सोच रहे हैं इस बारे में कि रिसर्च करें कि भी क्या इसका रिलेशन हो सकता है। तो अगर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि यहीं पर, अगर उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन मैरिटल स्टेटस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो उसके साथ कोरिलेट नहीं करती, उसके साथ कोई इसका सिलसिला नहीं है, उस पर किसी किस्म से वो इफेक्ट नहीं करती, तो हम एच नॉट की बात कर रहे हैं। लेकिन ए फॉर ऑल्टरनेटिव, ठीक है, तो अगर देर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशन, जब हम इस बात को मान लेते हैं कि हाँ जी हमारा यहाँ पर एक अच्छा रिलेशन बनता है शादीशुदा लोगों का, क्योंकि वो बिजी हो जाते हैं, फिर वो पढ़ाई की तरफ नहीं जाते, ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। 12, 36, 45, 36, 21 पीएचडीज हैं जी। तो शादीशुदा लोग जो हैं वो ज्यादा पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं यार इनका तो कोरिलेशन बनता है।
तो ऑल्टरनेटिव क्या हुआ, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन मैरिटल स्टेटस, ये मैरिटल लिख दिया, इट्स मैरिटल स्टेटस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो उन दोनों के दरमियान में हमने कहा कि भाई रिलेशन है। तो जब हम बात नहीं मानेंगे, एच नॉट होगा, हम बात नहीं मानेंगे तो वो एच नॉट, और हम बात मान जाएंगे और कहेंगे भाई इस तरह रिलेशन होता है, तो आप ऑल्टरनेट की तरफ जाते हैं। ठीक है। अब बैचलर ये डिग्री है, बैचलर तुम्हारा नहीं है यहाँ पे। ये बैचलर बीए, बीएससी, एमबीबीएस, बीएसएन, ये वो वाला बैचलर है। हाँ जी, मैं बैचलर्स ज्यादा है। गवर्नमेंट अभी रिस्ट्रिक्शन लगा देना कि जो बीए करेंगे उन्हीं की शादी होगी, जैसे आईडी कार्ड की लगाई थी, है ना। आईडी कार्ड के बगैर नहीं हो सकती, तो फिर सारे नादरा के अंदर दफातर में रश पड़ गया था। जी जी बिल्कुल, बैचलर डिग्री वाले ज्यादा हैं मेरिट में। वैसे ही पीएचडी जो है वो कम होते हैं, बैचलर वाले बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बैचलर वैसे ही ज्यादा होते हैं हर तरफ, बेरोजगारी में भी बैचलर्स ज्यादा है। बात समझ आ गई यहां तक? ये सारा कुछ लिख लो, क्योंकि मैं स्क्रीन करने लगा हूं क्लियर। इसको सेव कर लेते हैं ना। ओ, किधर गई मेरी स्निपिंग टूल? ठीक है, जिसको मैंने सेव कर दिया। हाँ जी बच्चों, लिख लिया? ठीक हो, चलो। यहां तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे बता दें। अब हम अगला स्टेप करने जा रहे हैं कि हम इसको एक वेरिएबल को पकड़ेंगे, हम एक वेरिएबल को पकड़ेंगे। चलिए जी, आप लोग ब्रेक ले लें, 10 मिनट्स की ब्रेक ले लें। ठीक है, 10 मिनट्स के बाद मिलते हैं।
जी वेलकम बैक बच्चों, आगे। आगे हैं आप लोग, सब लोग आगे हैं वापस जल्दी से। अच्छा, वो जिनका प्रीवियस टॉपिक रहता है ना, तो वो किसी और वक्त में मुझसे कर ले, मैं करवा दूंगा। ठीक है, वो ग्राफ है, वो मैं आपको किसी भी वक्त करवा दूंगा। ठीक है जी, ठीक है, चलो ओके। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या काम करना है, ये तो हो गया हमारा टेबल, टोटल्स भी कर लिए और हमने ये भी लिख लिया, हमने ऑल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट भी लिख ली कि हमें चाहिए क्या। अब हमें क्या काम करना है, हमें अपना अपनी रिसर्च जो है प्रूव करने के लिए या उसका रिजल्टेंट मालूम करने के लिए कि हम रिसर्च कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या, हमें क्या करना है, एक एक्सपेक्टेड वैल्यूज का इसी तरह का एक टेबल बनाना है जिसकी हेडिंग्स एग्जैक्ट यही होंगी। ठीक है, जिसकी हेडिंग्स एग्जैक्टली यही होंगी और आपको एक्सपेक्टेड वैल्यूज का क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज का एक टेबल बनाना है। तो मैं अगर यहां से ये चीजें मिटा दूं, मेरे पास लिखी हुई है वैसे, नोटेड है। अम्म, चलिए बच्चों, नहीं 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 नहीं, नहीं। टेबल यही रहेगा। वैल्यूज तो जाहिर बात है एक्सपेक्टेड की वैल्यूज और होती हैं। अब एक्सपेक्टेड की वैल्यूज कैसे निकालनी है आपने, आपकी पहली वैल्यू जो थी, मैंने नोट की हुई थी, वो है रॉ का टोटल, कॉलम का टोटल। देखिए उसका फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं मैं, एक्सपेक्टेड, हाँ जी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपने कैसे निकालनी है, आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज चाहिए। एक तो वो थी जो आपके पास ऑब्जर्व्ड है, पहले से जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज मौजूद है वो ऑब्जर्व्ड आ गई हैं, लेकिन हमारे पास फॉर्मूले में एक चीज मौजूद है ई। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमने क्या निकालनी है अब, तो एक्सपेक्टेड निकालने का फॉर्मूला ये है, रॉ टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ठीक है, ये है जनाब फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला, रॉ टोटल इनटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। आपको पता है जो मिडल, इसका जो रॉ का टोटल है नेवर मैरिड का, ठीक है, अगर हम मिडिल स्कूल की बात कर रहे हैं, ये अगर फॉर्मूला आपने लिख लिया है, फॉर्मूला लिख लिया ना बच्चों, रॉ इनटू कॉलम डिवाइड बाय टोटल, ये मिटा दिया मैंने। तो हमारा जो रॉ का टोटल आता था वो आया था 90। देखो जरा गौर से देखो, ठीक है, इसको मैं ये करूंगा 90 इंटू, और मेरा कॉलम का टोटल क्या था 39, 90 इंटू 39
डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल मेरा क्या था जी, 300। जो मैंने अभी लिखा फॉर्मूला, भी मिटाया, ये करके देखो क्या आता है। किधर कैलकुलेटर, 90 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 300, 11.7 आता है। तो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल 11.7 आती है। ये हाँ जी, समझे अब आप। फॉर्मूला क्या था फिर से सुन लो, जिसने फॉर्मूला पूछा, उमेरा, रॉ का टोटल, नेवर मैरिड की जो रॉ है उसका टोटल देखिए आप, रॉ का टोटल आया 90, और उसी पहले वाले कॉलम का, क्योंकि हम नेवर मैरिड और मिडिल स्कूल को देख रहे हैं, नेवर मैरिड और मिडिल स्कूल का जो दो, एक रॉ का टोटल 90 है, कॉलम का टोटल 39 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद ग्रैंड टोटल यानी कि 300 से उसको डिवाइड कर दिया। रॉ टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय, ये है जी फॉर्मूला। रॉ का टोटल, कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। चलें जरा मैरिड का मुझे निकाल के दिखाएं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है। हाँ फिलहाल मिडिल स्कूल की बात कर रहे हैं ना, मिडिल स्कूल में एक टोटल चेंज होगा सिर्फ, वो रॉ का टोटल है, बार बार चेंज होगा। अब मैरिड का जो रॉ का टोटल है वो है 150, ठीक है। तो क्या हुआ, 150 इंटू कॉलम का टोटल 39 है, बिल्कुल ठीक है, डिवाइडेड बाय 300, ये आ गया 19.5। नहीं बच्चे अभी हाई स्कूल का ना निकाले, पहले एक निकाल लें, मिडिल स्कूल की सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल लें, फिर हाई स्कूल की निकालिएगा। शाबाश, ये जब करने लगोगे क्वेश्चन, आप एक दो क्वेश्चन करोगे आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। ये जितनी स्लोली स्लोली मैंने करवाया आपको समझ आ तो जाना चाहिए। नहीं बच्चे 8.4 तो नहीं आता। हीरा कैसे, नहीं नहीं आप पहले मिडिल का निकाले सारे, बैचलर का ना निकाले। आप सब लोग पहले मिडिल का निकालिए। मिडिल का हमारे पास है, इसका टोटल था 150 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 300। ठीक है जी, इसका क्या आती है एक्सपेक्टेड, 19.5।
अच्छा, ठीक है बच्चों, आप लोग ये सारी की सारी इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है ना, इन सब की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम इसको अगले फॉर्मूला में, हाँ इसके बाद हम इसको अगले फॉर्मूला में कैलकुलेट करवाएंगे। वही ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, ये वाला फॉर्मूला। जी बिल्कुल, आप हाई स्कूल का करेंगे। 25.2 कैसे आ गया हाई स्कूल का? हाई स्कूल की नेवर मेरिट की वैल्यू आती है 27, मेरिट की आती है 45 है। डाइवोर्स की आती है 9, विडोड की भी आती है 9। बिल्कुल ठीक है, 27, 45, 9 और 9। देख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, अगले की यही है। चलो ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज मत शेयर करें, बल्कि लेट द स्टूडेंट्स डू द वर्क, ताकि सबको समझ आ जाए कि कैसे हो रहा है। अब हमारे पास ऑब्जर्व्ड का टेबल भी आ चुका है, और आप लोग एक्सपेक्टेड का टेबल ऑलरेडी बना रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास ये दोनों टेबल्स मौजूद होंगे, और विल बी इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट our chi-square formula by putting the values in that particular formula, and how to represent the research data, and how to represent our research uh, result। ये हमारी जो रिसर्च का रिजल्ट है, जो हमारी रिसर्च का काई स्क्वायर का रिजल्ट है, वो आपने किस तरह से इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके पास यू मस्ट हैव द टेबल ऑफ एक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यूज। जी नुदरत जी जी, क्या किया, व्हाट्सएप किया है? इनको टोटल नहीं करना, इनको नहीं टोटल करना, इनको उस फॉर्मूला में अप्लाई करना है।
देखो मैं बता देता हूँ अगला स्टेप क्या होगा। आप लोगों ने इनको टोटल नहीं करना, बल्कि आपने अपने अगले कॉलम्स बनाने हैं। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का कॉलम बनेगा, इनके एक्सपेक्टेड वैल्यूज का कॉलम बनेगा। उसके बाद ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का कॉलम बनेगा। एन ऑब्जर्व एक मिनट हीरा, मैं करता हूँ। ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर, देन ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड ओवर ई। और आपको इस वाले कॉलम का टोटल चाहिए, इस वाले कॉलम का जो आप वैल्यूज निकालेंगे यहाँ पे आपको इसका सिग्मा चाहिए। ये आपका काई स्क्वायर होगा जी। नहीं नहीं, काई स्क्वायर एक ही निकलेगा, अलग अलग नहीं निकलेगा। ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड माइनस करो, ठीक है। ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड माइनस करो, यहां लिख दो, और उस वैल्यू का इस वैल्यू का यहाँ पे स्क्वायर ले लो, और उसको यहाँ पे एक्सपेक्टेड पे डिवाइड कर दो, यहाँ आ जाएगी। इस तरह से आपके पास तीन, ये चार वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अनमेरिड की, मैरिड की, विडोड की, डाइवोर्स की, ये सबकी चार वैल्यू आ जाएंगी। इन सब वैल्यूज को आपने यहाँ पे जमा कर लेना है नीचे, ठीक है। यहाँ पे इसका सम कर लेना है। हाँ टेबल में, जी जी टेबल में, ये सब टेबल में ही होगा। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी, ये सब वैल्यूज निकलेंगी यहाँ पे। क्या बोर्ड नहीं क्लियर? हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ, ये नेक्स्ट टाइम करेंगे, आप इसको मत छेड़ें, बस आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, मेरे सामने तो बोर्ड क्लियर आ रहा है, सॉरी, मेरे सामने तो बोर्ड क्लियर आ रहा है। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज वो वैल्यूज हैं जो आपने पहले से क्वेश्चन में लिखी हुई हैं। जो फर्स्ट टेबल था वो हमारी ऑब्जर्व्ड है, ठीक है शहजाद।
चलें जी, बस ठीक है। आप लोग इसकी ऑब्जर्व्ड निकाल लें, एक्सपेक्टेड निकाल लें, ऑब्जर्व्ड ऑलरेडी आपके पास है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास ये टेबल मौजूद होना चाहिए ताकि हम इसको फिर सॉल्व कर सकें। दैट्स इट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, मेमोरी फुल होगी मुझे पता है। ओके बच्चों, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।